नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम उपन्यास के पीडीएफ पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 के जो कि एक टॉपिक जो हमारा है उपन्यास का, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है इसका आज दूसरा भाग है। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। तो अभी क्योंकि बहुत नज़दीक हमारी परीक्षा है, यानी कि नेट की जो परीक्षा है बहुत नज़दीक है, 18 जून संभावित क्या मुझे लगता है प्रमाणित डेट है। तो 18 जून को ये परीक्षा जो होने वाली है, उसमें जाने से पहले आप यूनिट वाइज एक एक चैप्टर को उठा करके यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। उस प्रैक्टिस से जो भी गलतियां एग्जाम में होनी होती हैं वो यहाँ प्रैक्टिस में हो जाती हैं, तो वो बहुत सही रहता है। फिलहाल कि आपका एग्जाम गलत नहीं होने पाए, इस तरह से इस नज़रिए से सोचिए और अपनी प्रैक्टिस ध्यान से करें। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, गोदान में किसान विद्रोह का विषय है। गोदान में किसान विद्रोह का विषय है, कैसा विषय है? खेती न करना, आंदोलन में भाग लेना, अनशन करना, उपरोक्त सभी। इसमें से गोदान में किसान विद्रोह का विषय क्या रहा है ये बताना है। तो सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा ये बताएं। ये वीडियो आपको प्राइमरी में मिल रही होगी, आप लाइव सेशन में जाकर के अपने कमेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। तो खेती न करना, इसमें ए ऑप्शन सही है, खेती न करना। प्रेमचंद ने जो ये गोदान उपन्यास लिखा है, इसमें ये दिखलाना चाहा है कि किसान जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। किसान ये दिन रात मेहनत करते हैं और इस मेहनत के बाद भी उनकी हालत अच्छी नहीं होती है। तो उस हालत को अच्छा करने के लिए वो विद्रोह करने का जो उनका मतलब होता है वो होता है खेती ना करना। यानी अगर किसान विद्रोह करता है तो उसका सीधा मतलब है कि खेती ना करना। किसी आंदोलन में भाग लेने से किसान का जो विद्रोह है वो स्पष्ट नहीं होगा, अनशन करने से वो बेचारा उसकी सुनने वाला कौन है, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, सिर्फ खेती ना करना यहाँ पर एक उपयुक्त विकल्प है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के द्वितीय खंड के विषय हैं। शेखर एक जीवनी के द्वितीय खंड के विषय बताने हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि शेखर एक जीवनी जो है वो 2 खंडों में प्रस्तुत है, इन 2 खंडों में प्रकाशित है। और इसमें कौन कौन से कूट के माध्यम से आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसमें जो अभी हम लेंगे, इसको पूरी स्क्रीन पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको एक ही स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख सके, जैसे इस तरह से दिख रहा होगा। तो शेखर एक जीवनी के द्वितीय खंड के विषय कौन कौन से हैं? पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंजर। इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से विषय हैं द्वितीय खंड में। कूट में कहा जा रहा है केवल एक, मतलब केवल 2 पहले वाले में, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 4 और उपरोक्त सभी। तो ये जो शेखर एक जीवनी का द्वितीय खंड है, इसमें कौन कौन से विषय हैं इनको आपको बताना है इसके माध्यम से। तो ये वाला इसमें ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा सही होगा कूट के माध्यम से? तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि इसमें सभी कौन कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ये सभी आ जा रहे हैं। यानी पुरुष और परिस्थिति ये भी इसका विषय है, बंधन और जिज्ञासा भी इसका विषय है, शशि और शेखर भी इसका विषय है, धागे, रस्सियां और गुंजर ये भी इसका विषय है। इस भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। शेखर एक जीवनी के द्वितीय खंड का प्रकाशन 1944 में हुआ था और इसके विषय जो है इस प्रकार से आपके सामने हैं, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंजर। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का बहुत चर्चित उपन्यास है, अज्ञेय का। और आप सभी जानते हैं अज्ञेय ने जो उपन्यास लिखे हैं वो मनोविश्लेषणवादी कैटेगरी में आते हैं, मनोविश्लेषणवादी।
इस तरह से। तो ये उपन्यास भी शेखर एक जीवनी, एक तो इसकी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में आता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो है कि ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया उपन्यास है, पूर्व दीप्ति शैली। और ये दो तरह के जीवन पाठों के बीच में पिस रहा है। इसमें जो लेखक है अगे, इसने स्वयं को ही इसमें रखा हुआ है, शेखर के रूप में इनका चित्रण है। और कई लोग इसको मानते हैं कि जो इस पात्र शेखर का जो जीवन है इसमें वो अज्ञे के इर्द गिर्द घूमता है, यानी अज्ञे ने अपने आप को ही शेखर के जीवन के रूप में चित्रित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और एक उससे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने संकल्प एकेडमी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। लाइक शेयर करने से क्या होता है कि भाई हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और फिर अगली अच्छी वीडियोस लाने का हमारा जो ध्येय है आप तक पहुंचाने का, वो भी हमारा पूरा होता है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड के विषय नहीं है। इनमें से कौन से विषय प्रथम खंड के नहीं है ये बताना है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और समाज। इनमें से कौन से इसमें से नहीं है ये बताना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, कूट के माध्यम से देखना है। पहले कूट में कहा जा रहा है कि 1 और 2 नहीं है, केवल 4 नहीं है, केवल 2 नहीं है, या उपरोक्त सभी नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, यानी कि प्रथम खंड का कौन सा इसमें से नहीं होगा। आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, केवल 4, यानी कि जो ये वाला आप देख रहे हैं पुरुष और समाज, ये प्रथम खंड के विषय में नहीं आता है, बल्कि उषा और ईश्वर आता है, बीज और अंकुर आता है, प्रकृति और पुरुष आता है। तो इस प्रकार से जो शेखर एक जीवनी के 2 भाग जो प्रकाशित हुए हैं, पहला जो ये भाग है प्रथम खंड, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था, और द्वितीय खंड इसका 1944 में प्रकाशित हुआ था। और इस प्रथम खंड में उषा और ईश्वर, ये बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, और एक और इसका अंक है पुरुष और परिस्थिति। पुरुष और परिस्थिति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 4 खंड इसमें भी हैं प्रथम खंड के विषयों में, और 4 खंड द्वितीय वाले भाग में भी हैं, जो द्वितीय खंड ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था। और इसके भी लेखक अज्ञे हैं, शेखर एक जीवनी के ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसकी बात की है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैला आंचल के वे पात्र जो कांग्रेस के सदस्य थे। मैला आंचल उपन्यास से ये क्वेश्चन लिया गया है, इसके पात्रों के बारे में जो कांग्रेस के सदस्य थे। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, राम किशुन बाबू, मंगला, पार्वती मौसी, कालीचरण, प्रशांत, मंगला, लक्ष्मी, कालीचरण, कमला, प्रशांत, मंगला, पार्वती मौसी, बामन दास, राम किशन बाबू व प्रशांत। ये सब आपको जो पात्र दिख रहे हैं, सारे पात्र तो आपके मैला आंचल के ही हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे पात्र जो कांग्रेस के सदस्य थे, तो ये बताना है। तो इसमें से वो कौन से पात्र हैं जो कि इसमें आएंगे कांग्रेस के सदस्यों में। देखते हैं नीचे, इसमें कूट तो नहीं दिया गया है, कूट नहीं दिया गया, इसी में से बताना है आपको, ठीक है। तो कांग्रेस के सदस्यों वाला जो ऑप्शन सही होगा वो है पहला, राम किशुन बाबू, मंगला, पार्वती मौसी और कालीचरण। ये जो है कांग्रेस के सदस्य थे इस उपन्यास के अंतर्गत। और इसमें बात करें अगर बामन दास की, तो बामन दास भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ही था, बामन दास। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें डॉक्टर प्रशांत को भी रखा गया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं सही कर सकते। और बाकी इसमें राम किशुन बाबू, मंगला, पार्वती मौसी, ये सभी सही होंगे। और बालदेव जो है वो माया में फंस गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी आस्था अडिग रखा, और वो महात्मा गांधी में अपनी आस्था अडिग रखा, और उसी कारण वो कांग्रेस में बना रहा, और उसका पतन देख करके भीतर से बहुत बेचैन भी हुआ। तो बालदेव की ये कहानी, इसमें जो बामन दास, बालदेव, पार्वती मौसी, प्रशांत, मंगला, लक्ष्मी, ये सब, कमला, ये सब जो है बहुत अच्छे पात्र हैं उपन्यास के। और इनमें से इस तरह के जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ पात्र का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कांग्रेस के सदस्य
इस प्रकार से, या कम्युनिस्ट पार्टी के कौन कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो इसको अपने पास जरूर एक नोट्स बनाएं जिसमें कि लिखें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर चलेंगे। ये प्रश्न भी महिला आंचल से ही है। महिला आंचल का ये प्रश्न है कि वह पात्र जो सच्चा गांधीवादी था, वह पात्र जो सच्चा गांधीवादी था, बालदेव, रामकिशन बाबू, डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण, इनमें से कौन सा पात्र सच्चा गांधीवादी था? ऊपर के क्वेश्चन में हमने चर्चा की है, ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम सही आंसर लेते हैं। सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए, बालदेव। बालदेव निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता है और ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित है और हमेशा हिंसा का विरोध करता रहता है। जैसे महात्मा गांधी कहते नहीं थे कि अहिंसा परमो धर्मा, तो वैसे ही अहिंसा का पुजारी था और अहिंसा का विरोध ये बात बात पर करता रहता था बालदेव, ये पात्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला आंचल उपन्यास का उद्देश्य था? निम्नलिखित में से कौन महिला आंचल का उद्देश्य था? इसमें से राजनीतिक हलचल प्रस्तुत करना, जाति प्रथा को उजागर करना, अंधविश्वास को उभारना। आप कूट के माध्यम से आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा होगा? तो राजनीतिक हलचल प्रस्तुत करने की इसमें जो उद्देश्य की बात है, ये उद्देश्य जो है महिला आंचल का क्या होगा? तो इसको जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी प्रकार के ये जो दिख रहे हैं आपको विकल्प, राजनीतिक हलचल प्रस्तुत करना भी इसका उद्देश्य था, जाति प्रथा को भी उजागर करना था और अंधविश्वास को भी उभारना था। महिला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। अब इस उपन्यास में एक तो यहाँ पर अंचल विशेष को उठाया गया है। तो जब अंचल विशेष को उठाने की बात होती तो होता है कि इसमें भाई कौन सा अंचल विशेष है? तो ये पूर्णिया जिला पड़ता है बिहार में, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे काम, तब मैंने इस वाले टॉपिक को उठाया था महिला आंचल, और आज भी आप लोग उसको बहुत अच्छे से अपना स्नेह दे रहे हैं, अच्छा लगता है। तो मेरीगंज गांव को जो है, पूर्णिया के मेरीगंज गांव को अंचल विशेष यहाँ पर बनाया गया और वहीं के जनजीवन के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है चित्रित के स्वरूप को चित्रित करने में लेखक जो है अत्यंत सफल हुए हैं। इसमें अंधविश्वास को उभारा गया है, जाति प्रथा को उजागर किया गया है, राजनीतिक हलचल को भी प्रस्तुत किया गया है, धार्मिक कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। इसमें धार्मिक कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। थोड़ा राइटिंग जो है मेरी वो टेढ़ी हो जा रही है, सही नहीं लिख पा रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेन चीज़, और टेढ़ी होने से कोई फ़र्क मुझे लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टाइप तो यहाँ पर सब कुछ है ही, और जो चीज़ें विशेष रूप से इसमें निकल के आ रही हैं उनको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो ये थे इनके उद्देश्य सारे, जो है आप देख रहे हैं उद्देश्य कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पर है, इसके अलावा धार्मिक कुरीतियों को भी उजागर करना इस उपन्यास का उद्देश्य रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेरीगंज के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामों में व्याप्त कौन सी सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है? मेरीगंज के माध्यम से जात पात की समस्या, प्रेम विवाह की समस्या, आदिवासियों की समस्या या उपरोक्त सभी। इनमें से किस प्रकार का जो सामाजिक समस्या व्याप्त है गांवों में, तो उसे कैसे इन्होंने दिखाया है, यानी कैसे जो है चित्रित किया है? तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी यानी आदिवासी समस्या को भी दिखाया है, प्रेम विवाह की समस्या को भी उठाया है, जात पात की समस्या को भी उठाया है। तो बड़ी सूक्ष्म आत्मीयता के साथ इन्होंने जो उपेक्षित समाज था, उपेक्षित समाज था, उसे उठाया है और उसे उभारा है, सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये जो है इस उपन्यास की बड़ी विशेषता रही है, जो कि मेरीगंज के माध्यम से यहाँ पर चित्रित की गई है।
अगला प्रश्न है 2 महीने की कटनी, 1 महीने की मड़नी, फिर साल भर की खटनी, मैला आंचल के इस कथन से मेरीगंज की क्या झलक दिखाई पड़ती है? 2 महीने की कटनी, तो कृषकों की दयनीय स्थिति का, मजदूरों के शोषण का, गांव में फैले अकाल का, गांव में फैले सुखों की स्थिति का, किस प्रकार से जो है इसमें दिखाया गया है ये बताना है। और ये जो आप देख पा रहे हैं 2 महीने की कटनी, 1 महीने की मड़नी, फिर साल भर की खटनी, तो ये जो आंसर है इसमें आप सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कृषकों की दयनीय स्थिति का, कृषकों की दयनीय स्थिति का। तो मेरीगंज की झलक जो दिखाई पड़ रही है इस कथन से कृषकों की दयनीय स्थिति का वर्णन हो रहा है। और मैला आंचल में ग्रामीण अंचल की आर्थिक स्थिति का भी चित्र जो है वो उभर कर सामने आया है। तो दयनीय स्थिति कृषकों की कब होती है? जब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। खेतिहर मजदूरों की स्थिति के साथ साथ जमींदार और तहसीलदार लोगों की स्थिति भी इस वाले ऑप्शन में यानी कि मैला आंचल उपन्यास में चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है मैला आंचल के राजनीतिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? मेरीगंज में बालदेव कांग्रेस का नेता था, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का नेता था, इस गांव में मठों में भी राजनीति होती थी। कूट कौन कौन से सही है इसमें देखिएगा, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा आंसर आपके अनुसार सही होगा? तो सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है और बताना है आपको। तो मेरीगंज में बालदेव कांग्रेस का नेता था, क्या था? अगर था तो ये वाला सही होना चाहिए। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का नेता था, इस गांव के मठों में भी राजनीति, यहाँ पर रा होगा, बड़ी मात्रा होगी, राजनीति होती थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने नीचे शायद दिख रहा होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। मेरीगंज में बालदेव जो है वो कांग्रेस का नेता भी था, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का नेता था, इस गांव में मठों में राजनीति भी होती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है मैला आंचल का पात्र कालीचरण कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किस पार्टी में सम्मिलित होता है? कालीचरण जो है पहले कांग्रेस पार्टी में था, फिर इस पार्टी को छोड़ करके वो किसी अन्य पार्टी में जाता है, तो वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, इनमें से कौन सी पार्टी में वो जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में वो सम्मिलित हो जाता है। और रेणु जी ने यहाँ पर उपन्यास में एक तरह से राजनीतिक मुद्दे बहुत उठाए हैं पार्टियों के माध्यम से, और किस तरह से एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जो दल बदलू होते हैं वो जाते हैं, इसे भी इस उपन्यास में उन्होंने उठाया है। कालीचरण जैसा पात्र जब उनके हाथ से निकल जाता है, कांग्रेसियों के हाथ से, तो विराट वामन बनकर उससे अपनी मंजिल का पता पूछता है, ये रेणु जी ने इसमें दर्शाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं? कौन मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं? कमला, लक्ष्मी, मंगला, फुलिया, धनिया, जुनिया, सोना, रूपा, मेरी, मार्टिन, फुलवरिया, रंपियरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे कि सारे ऑप्शन देकर के अब तक समझ गए होंगे कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, तो सही ऑप्शन लेते हैं सीधे, ए, कमला, लक्ष्मी, मंगला, फुलिया, ये सभी जो है मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र इसमें रंपियरिया भी है, मतलब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रंपियरिया ये भी है, लेकिन ये वाले विकल्प के साथ नहीं थी, इसलिए इसको हम अलग ही रखेंगे। फिलहाल आपको जानने के लिए सही है कि रंपियरिया भी इसमें स्त्री पात्र है।
अगला प्रश्न है, उपन्यास जो विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू और सिख परिवारों की दुर्दशा का चित्रण करता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू और सिख परिवारों की दुर्दशा का चित्रण करता है। तमस, गोदान, महाभोज, मैला आंचल, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो देश विभाजन के बाद परिणाम स्वरूप हिंदू और सिख परिवारों की दुर्दशा का वर्णन करता है? तो ये उपन्यास है ए, ऑप्शन ए, तमस। तमस, गोदान, महाभोज, मैला आंचल, ये सारे उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तमस उपन्यास जो है वो बहुत उम्दा उपन्यास है। 1973 में ये प्रकाशित हुआ था और इसकी कहानी जो है वो 1945 और 46 के बीच की है, यानी कि इसकी कहानी जो है ये इस समय की है, बीच की। और तमस कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर के बुना गया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुल 5 दिनों की कहानी का ताना बाना है इसमें, तमस में। तमस 1973 में प्रकाशित भीष्म साहनी का बहुत ही उम्दा उपन्यास है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, तमस का अर्थ है, तमस का अर्थ क्या होता है? अंधकार, प्रकाश, तमन्ना, त्रासदी, इनमें से तमस का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है इसमें, तमस का अर्थ है अंधकार या काला अंधकार। संस्कृत में भी तमस का यही अर्थ होता है। तमस उपन्यास जो है अंधकार इसलिए रखा गया यहाँ पर क्योंकि देश विभाजन के बाद जो परिणाम स्वरूप हिंदू और सिखों परिवारों की दुर्दशा हुई है उसे एक अंधकार के श्रेणी में भीष्म साहनी ने रखा है और इसीलिए इस शब्द को चुना है जिसका अर्थ है अंधकार। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में दंगे पर काबू पाने के लिए किन 2 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहायता लेने का जिक्र किया गया है? पंडित नेहरू, बालदेव सिंह, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। इनमें से किसके ऊपर काबू पाने, दंगे पर काबू पाने के लिए किन 2 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहायता लेने का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर पंडित नेहरू और बालदेव सिंह, जो ए ऑप्शन में है, पंडित नेहरू और बालदेव सिंह, इनसे सहायता मांगने की बात की गई थी दंगे पर काबू पाने के लिए। और उस वक्त पंडित नेहरू जो हैं वो प्रधानमंत्री थे देश के और बालदेव जो है वो रक्षा मंत्री थे जिस समय ये दंगे हुए थे। तमस उपन्यास में जो चित्रित किया गया है, बालदेव रक्षा मंत्री थे। तो इन 2 व्यक्तियों से दंगे पर काबू पाने के लिए मदद मांगने का जिक्र किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमस उपन्यास में दंगे पर नियंत्रण के लिए बख्शी जी ने कमिश्नर को क्या सुझाव नहीं दिया था? बख्शी जी ने कमिश्नर को क्या सुझाव नहीं दिया था? शहर में कर्फ्यू लगाया जाए, पुलिस की चौकियां बैठाई जाएं, शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए, मिलिट्री शासन लगाया जाए। इसमें से क्या जो है बख्शी जी ने कमिश्नर को क्या सुझाव नहीं दिया था? तो इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करते हैं जिससे कि हमें प्रश्न को समझने में आसानी हो जाए। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि किस प्रकार के इसमें से किस प्रकार के कार्रवाई के लिए ये सुझाव जो है कमिश्नर को बख्शी जी ने नहीं दिया था, ये बताना है। तो शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए, सी ऑप्शन, शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए तो फसाद रोकने के लिए इतना ही काफी होगा, कमिश्नर ने कहा था। बख्शी जी ने कमिश्नर को कहा था कि शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए, फसाद रोकने के लिए इतना ही काफी होगा। तो ये सुझाव जो है उन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं दिया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा कि इन्होंने कौन सा सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ नहीं ऑप्शन जो है इसको हमें काटना पड़ेगा क्योंकि ये वाला नहीं शब्द यहाँ पर सुटेबल नहीं लग रहा है मुझे। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बनाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको हम लोग यहाँ जब डिस्कस करते हैं तो सामने आती है तो पकड़ में आ जाती है। चलिए अभी के लिए इतना ही। और हमने आज के इस वीडियो सेशन में उपन्यास के जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन उपन्यास के 15 क्वेश्चन के अंतर्गत कम से कम मुझे लगता है आपने 45+ क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए होंगे। अगर किए हैं या आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए
तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप लोग जरूर कमेंट करें, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट है ओपन नेट की उसे भी जरूर देखें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट में। और आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी को धन्यवाद कि आप लास्ट तक इस तरह से वीडियो को देख रहे हैं और साथ में अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि काफ़ी लोगों को इससे मदद हो सके और वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।